हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं प्यारे स्टूडेंट्स। जवाब दो भाई। नमस्ते भाई। नमस्ते हमारे प्यारे स्टूडेंट्स। चलेगा। तो मेरे दोस्तों, कल ही मैंने आपको इन सेंटर समझाया था, ठीक है जी। चलिए, आज हम उससे आगे की कहानी देखेंगे मेरे दोस्तों। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लेंगे, सरकम सेंटर परिकेंद्र। सरकम सेंटर। सरकम सेंटर मेरे दोस्तों, ठीक है जी। क्या है? परिकेंद्र। सरकम सेंटर परिकेंद्र। हाँ भाई, मैं सबको, सबका कमेंट दिखाई दे रहा है मुझे। ठीक है भाई। सर क्वेश्चन 50 सॉल्व नहीं हुआ, बता दीजिए। करो अपने आप विकास, बता देंगे। चलो इधर देखो, सरकम सेंटर परिकेंद्र। अब मेरे दोस्तों, इन सेंटर मैंने आपको समझा, इन सेंटर क्या होता है। एक ऐसा हर ट्राइंगल के लिए, चाहे वो किसी भी साइज या किसी भी शेप का हो, उसके लिए एक ऐसा सर्कल पॉसिबल है जो ट्राइंगल की तीनों साइड को अंदर से टच करता हुआ जाए। उसे बोलते हैं ट्राइंगल का इन सर्कल। और इन सर्कल के सेंटर को कहते हैं इन सेंटर। और इन सेंटर बनता कैसे है? इन सेंटर बनता है मेरे प्यारे भाई तीनों एंगल के एंगल बाइसेक्टर से। बात समझ में आई? इन सेंटर जो है वो कैसे बनता है मेरे दोस्तों? ट्राइंगल के तीनों एंगल के एंगल बाइसेक्टर से। ये बात सभी को समझ में आ गई है? आप बोलोगे हाँ जी सर, जहां तीनों एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को काटेंगे वो पॉइंट इन सेंटर होगा। ये बात सही है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही है, हमको समझ में आ गया है। अब सब लोग मेरे दोस्तों अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे सरकम सेंटर। सरकम सेंटर क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा सरकम सेंटर क्या होता है। देखिए दोस्तों, मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल बनाया। मैंने दोस्तों आपके सामने इस प्रकार से एक ट्राइंगल बनाया। ट्राइंगल दिखाई दे रहा है आपको? ट्राइंगल बढ़िया ट्राइंगल है। तो कैसा भी ट्राइंगल हो दुनिया का, कैसा भी ट्राइंगल हो मेरे प्यारे भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता वो कैसा ट्राइंगल है, उसका शेप साइज कैसा है। हर ट्राइंगल के लिए, हर ट्राइंगल के लिए एक ऐसा सर्कल खींचा जा सकता है जो उसके तीनों वर्टेक्स से होकर गुजरता हो मेरे प्यारे भाई। हर ट्राइंगल के लिए एक ऐसा सर्कल खींचा जा सकता है मेरे प्यारे भाई जो उसके तीनों शीर्षों से होकर गुजरता हो। ठीक है भाई, इस प्रकार से। और उसी सर्कल को कहते हैं मेरे दोस्तों ट्राइंगल का सरकम सर्कल। मैंने आपके सामने मेरे प्यारे में एक ट्राइंगल बनाया था, ट्राइंगल ए बी सी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो ट्राइंगल कैसा भी हो, किसी भी साइज या किसी भी शेप का हो, हर ट्राइंगल के लिए एक ऐसा सर्कल खींचा जा सकता है जो उस ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से होकर गुजरता हो। उसी सर्कल को हम कहते हैं ट्राइंगल का सरकम सर्कल या फिर परिवृत्त। इसको हम कहते हैं, ये ट्राइंगल का भाई सरकम सर्कल है, सरकम सर्कल ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, हिंदी में कहेंगे मेरे दोस्त इसे परिव्रत, चारों ओर से जाने वाला व्रत। क्या आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ? आप बोलोगे हाँ जी सर। दुनिया में हर ट्राइंगल के लिए एक ऐसा सर्कल पॉसिबल है जो उसके तीनों वर्टेक्स से होकर गुजरता हो मेरे दोस्तों, हम उसको कहते हैं सरकम सर्कल ऑफ ट्राइंगल एबीसी। सरकम सर्कल है। ट्राइंगल चाहे किसी भी साइज या शेप का हो। जैसे आपके सामने एक बच्चा कहता है सर ऑब्टूस ट्राइंगल है, इससे कैसे गुजरेगा? तो भैया ऑब्टूस ट्राइंगल से भी एक सर्कल गुजरेगा इस टाइप से। देख पा रहे हैं? अभी इस ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स जो है इस सर्कल की परिधि पे आएंगे। तीनों ही वर्टेक्स इस सर्कल की सरकमफेरेंस पे आएंगे, चाहे वो कैसा भी शेप में हो। नहीं निखिल? ठीक है ना? आप बोलोगे हाँ जी सर। क्लियर है? तो हर दुनिया के हर त्रिभुज के लिए एक ही अकेला ऐसा सर्कल है जो उसके तीनों ट्राइंगल से होके, तीनों शीर्षों से होके गुजरता है। हम इसको कहते हैं सरकम सर्कल ऑफ ट्राइंगल एबीसी। और मेरे प्यारे भाई, इसी सरकम सर्कल का सेंटर कहलाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट सरकम सेंटर। सरकम सेंटर। क्लियर? अब आप बोलोगे हाँ जी सर, ये बात हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गई। सरकम सेंटर, सरकम सेंटर। क्लियर?
आप प्री और मेस दोनों में ही आता है मेरे प्यारे भाई। सबको कंसेप्ट समझ में आया कि क्या होता है सर्कम सेंटर। हर ट्राइंगल के लिए दुनिया में एक ऐसा सर्कल भगवान ने बनाया है जो उस ट्राइंगल की तीनों वर्टेक्स से होकर गुजरता हो, और उस सर्कल को हम कहते हैं ट्राइंगल एबीसी का सर्कम सर्कल यानी कि परिवृत्त। और इसी सर्कम सर्कल के सेंटर को हम कहते हैं ट्राइंगल का सर्कम सेंटर। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो पॉइंट नंबर 1 आपको पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना है। सर्कम सर्कल passes all three vertices of triangle. सर्कम सर्कल जो होता है, हिंदी में बोल रहा हूं, हिंदी वाले भाई लिख लो, जिसको हिंदी खुद से ना लिखनी आते वो अंग्रेजी में लिख लो। सर्कम सर्कल त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर गुजरता है। सर्कम सर्कल त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर गुजरता है। पॉइंट नंबर 2, सर्कम सर्कल के सेंटर को सर्कम सर्कल के सेंटर को ही मेरे दोस्तों ट्राइंगल का सर्कम सेंटर कहते हैं। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर बात क्लियर है एकदम, सर्कम सेंटर कहते हैं। मुझे लगता है सभी स्टूडेंट को ये बातें क्लियर हैं ना। आप समझने की कोशिश करिएगा मेरे दोस्तों, प्यार से समझिएगा। अब देखिए, आप जानते हैं कि सर्कल की क्या परिभाषा होती है। सर्कल की सरकमफ्रेंस पे कोई भी जो बिंदु है सेंटर से बराबर दूरी पे होगा। भाई ये सर्कल का सेंटर है, तो सेंटर से सरकमफ्रेंस को मिलाएंगे, ये क्या है भाई, ये सर्कल की रेडियस है कैपिटल आर है भाई। ये मेरे दोस्तों इस सर्कल का सेंटर है, और सेंटर से सरकमफ्रेंस परिधि को मिलाएंगे तो सर्कल की रेडियस है कैपिटल आर। मेरे दोस्तों आप बोलोगे जी सर भाई ये सर्कल का सेंटर है, सेंटर से वर्टेक्स को मिलाएंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट तो इस सर्कल की रेडियस है कैपिटल आर। आप बोलोगे जी सर, यानी कि मेरे दोस्तों ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर कैपिटल आर। इसी को कहते हैं मेरे दोस्तों हम सर्कम रेडियस। हिंदी वाले भाई लिख लेंगे परित्रज्या, यानी कि ये जो सर्कम सेंटर है इसकी तीनों वर्टेक्स से डिस्टेंस इक्वल होती है, और वो इक्वल डिस्टेंस क्या होती है, सर्कम रेडियस, परित्रज्या। मुझे लगता है कि हमारे सारे स्टूडेंट को ये बात उड़ उड़ के समझ में आई है, ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यहां तक की बातें सभी स्टूडेंट को क्लियर हैं? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, एकदम क्लियर है, ठीक है ना। सर्कम सर्कल के सेंटर को हम लोग ट्राइंगल का सर्कम सेंटर कहते हैं, और ये जो सर्कम सेंटर है, सर्कम सेंटर से वर्टेक्स तक की दूरी क्या हो जाएगी, सर्कम रेडियस। तो ये जो सर्कम सेंटर दिख रहा है ये पॉइंट, सर्कम सेंटर एक ऐसा पॉइंट है मेरे दोस्तों जो त्रिभुज के तीनों वर्टेक्स से बराबर दूरी पर होता है। भाई इन सेंटर की खास बात क्या थी, इन सेंटर ट्राइंगल के तीनों साइड से बराबर डिस्टेंस पर होता है। मैंने आपको क्या बताया था इन सेंटर के बारे में, इन सेंटर और सर्कम सेंटर में क्या फर्क है, इन सेंटर की तीनों साइड से डिस्टेंस बराबर होती है स्मॉल आर, लेकिन सर्कम सेंटर की तीनों वर्टेक्स से, तीनों शीर्षों से दूरी बराबर होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। सर्कम सेंटर इज equidistant, circumcenter is equidistant from all three vertices of triangle. कहने का मतलब यह हुआ कि त्रिभुज परिकेंद्र जो होता है, सर्कम सेंटर जो होता है, वो त्रिभुज की तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर होता है, और वो बराबर दूरी कितनी होती है, सर्कल की रेडियस यानी कि सर्कम रेडियस होती है।
फर्क में समझ में आया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ठीक है, सरकम सेंटर और इन सेंटर में फर्क समझ में आया, बहुत बड़ा फर्क है। क्लियर है? इस चीज को अपने दिमाग में ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों। चलेगा, नेक्स्ट अगला पॉइंट मेरे दोस्तों, पॉइंट नंबर 4। मैंने क्या बोला था? इन सेंटर जो होगा वो हमेशा ट्राइंगल के अंदर होगा, अंदर। ओके, इन सर्कल जो होता है हमेशा ट्राइंगल के अंदर बनता है, इसलिए इन सेंटर हमेशा ट्राइंगल के अंदर होगा। लेकिन सरकम सर्कल के साथ ऐसा नहीं है। सरकम सर्कल ट्राइंगल के अंदर भी हो सकता है, ट्राइंगल के ऊपर भी हो सकता है, और ट्राइंगल के बाहर भी हो सकता है। ठीक है भाई, सरकम सेंटर, सरकम सेंटर may lie inside, upon और आउटसाइड द ट्राइंगल। डिपेंड करेगा ट्राइंगल का शेप कैसा है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। सरकम सेंटर ट्राइंगल के मेरे दोस्तों अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, और ऊपर भी हो सकता है। बिल्कुल बताऊंगा दीपक, थोड़ा पेशेंस रखो। जैसे एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, इसमें जो सरकम सेंटर है ट्राइंगल के अंदर है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल में ऊपर होगा। अब जैसे मैं आपके सामने ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल बनाऊं, अधिकोण त्रिभुज, तो अधिकोण त्रिभुज है ये ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल, इसका सरकम सर्कल कैसे होगा? इसका सरकम सर्कल होगा ऐसे। तो इसका जो सरकम सेंटर होगा वो ट्राइंगल के बाहर होगा। समझ पा रहे? ट्राइंगल के बाहर होगा इसका जो सरकम सेंटर है। लेकिन चूंकि सर्कल का सेंटर है तो मेरे दोस्तों ये वाली डिस्टेंस है भाई, ये तुम्हारा एक ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल है, अधिकोण त्रिभुज। इसका जो सरकम सर्कल है ये होगा भाई तीनों वर्टेक्स से होकर गुजर रहा है, तो इसका जो सरकम सेंटर है ट्राइंगल के बाहर होगा मेरे दोस्तों, ट्राइंगल के अंदर नहीं है। लेकिन सेंटर से परिधि तक की दूरी भाई ये भी रेडियस है भाई, ये भी मेरे दोस्तों रेडियस है, और ये भी रेडियस है। क्लियर है? बात समझ में आई? हाँ जी, राइट एंगल में ऊपर होता है, समझाऊंगा कैसे होता है, थोड़ा पेशेंस रखो, समय आने पर सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा धीरज रखिए। ठीक है भाई, चलो अभी आप अपने मन में खिचड़ी ना पका लो, इसलिए मैंने पहले बता दिया। चलो, यहां तक की बात क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल क्लियर है, सबको समझ में आया? चलिए, तो मैंने अभी तक आपको क्या सिखाया कि दुनिया में हर ट्राइंगल के लिए एक ऐसा सर्कल पॉसिबल है जो ट्राइंगल की तीनों वर्टेक्स से होके गुजरता है, तीनों शीर्षों से मेरे प्यारे भाई, उसको कहते हैं हम। अरे भैया सुमित बेसिक से ही तो बता रहे हो, और कौन सा बेसिक चाहिए आपको? उसको हम ट्राइंगल एबीसी का सरकम सर्कल बोलते हैं। सरकम सर्कल के सेंटर को ट्राइंगल का सरकम सेंटर कहा जाता है। सरकम सेंटर की तीनों वर्टेक्स से डिस्टेंस बराबर होती है। सरकम सेंटर ट्राइंगल के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, और ऊपर भी हो सकता है। क्लियर है बात? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। नाउ पॉइंट नंबर 5 मेरे दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम कैसे पता लगाएंगे कि किसी ट्राइंगल का सरकम सेंटर कहां होगा, किसी ट्राइंगल का सरकम सेंटर की प्राप्ति कैसे होगी? जैसे ट्राइंगल का इन सेंटर कैसे बनता है स्टूडेंट? ट्राइंगल का इन सेंटर कैसे बनता है? जहां त्रिभुज के तीनों एंगल के बाइसेक्टर एक दूसरे को काटते हैं, वो पॉइंट होता है ट्राइंगल का इन सेंटर। ठीक है, आप बोलोगे जी सर, लेकिन सरकम सेंटर क्या होता है? सरकम सेंटर होता है, इन पे थ्योरी वाले सवाल भी आते हैं, थ्योरी वाले। सरकम सेंटर क्या होता है? जहां ट्राइंगल की तीनों साइड के एंगल बाइसेक्टर, जहां ट्राइंगल की तीनों साइड्स के एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को काटते हैं मेरे दोस्तों, वो पॉइंट ट्राइंगल का सरकम सेंटर होता है। सरकम सेंटर इज द, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, सरकम सेंटर इज द, अब ये बात बेटा ये इतनी गहरी बातें हैं, ये आपको ध्यान रखने, भूलना नहीं है। सरकम सेंटर इज द इंटरसेक्शन ऑफ,
सर्कम सेंटर इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री, ऑल परपेंडिकुलर bisectors of sides of triangle। क्या बोला है? त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लंब समद्वि भाजक, ठीक है भाई, त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लंब समद्वि भाजक एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं वो पॉइंट ट्राइंगल का सरकम सेंटर होता है। ट्राइंगल की तीनों साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं वो ट्राइंगल का सरकम सेंटर होता है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लंब समद्वि भाजक एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं वो ट्राइंगल का सरकम सेंटर होता है। समझ में आया? सरकम सेंटर इज द इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ट्राइंगल। समझ में आ गया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ठीक है, कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं। सबसे पहले ध्यान से सुनेगा, मैं आपको समझाता हूं, इसको इलेबोरेट करता हूं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? जैसे सपोज मेरे दोस्तों मैंने आपके सामने एक लाइन खींची इस प्रकार से ए बी, तो ये लाइन ए बी है, इसके ऊपर एक लाइन ऐसी ड्रॉ करो मेरे दोस्तों जो परपेंडिकुलर भी हो और इसको बाइसेक्ट भी करे मेरे प्यारे भी। तो ये एक लाइन ऐसी है जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर भी है मेरे दोस्तों और बाइसेक्ट भी कर रही है। आप बोलोगे जी सर पॉइंट सी पर। ये एक लाइन ऐसी है मेरे दोस्तों जो ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी कर रही है। इसी को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, लंब समद्विभाजक। ये जो लाइन ए बी है ये ए बी का लंब समद्विभाजक है। ठीक है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। रोहित समझ में आ गया? भाई यस और नो कुछ तो बोलो भाई, बहुत मेहनत लगती है पढ़ाने में। एक बार जरा पढ़ के खुद पढ़ाना, 3 महीने में भी तुम नहीं समझा सकते किसी को। ठीक है राजेंद्र, पेशेंस तो रखो भाई थोड़ा सा। ये बात समझ में आई कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता क्या है? ठीक है ना? चलिए अब मेरे प्यारे भाई ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, ध्यान से। हाँ प्यारे भाई, बहुत ही प्यार से मैं आपको समझाऊंगा। जैसे आपके सामने में एक लाइन खींचा ए बी, तो ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो मेरे दोस्तों जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर भी हो और इस ए बी को बाइसेक्ट भी करे, मतलब ए सी और बी सी बराबर हो जाए। तो इसी लाइन को हम दोस्तों क्या बोलते हैं? ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या फिर लंब समद्विभाजक बोलते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी का। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ये लाइन ऐसी है जो ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। अगर आप इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कहीं भी कोई पॉइंट ले लो, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर आप अपनी मर्जी से कहीं भी कोई पॉइंट ले लो, तो वो जो पॉइंट पी है ना मेरे प्यारे भाई, वो जो पॉइंट पी है, पी के ए से और बी से हमेशा डिस्टेंस इक्वल होगी मेरे दोस्तों। ये पी ए और पी बी बराबर बराबर होगा। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर आप कहीं भी कोई पॉइंट ले लो, उस पॉइंट की ए और बी से डिस्टेंस हमेशा बराबर होगी, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट सर्वांग सम बनेंगे। मैं ये पॉइंट क्यू ले लेता हूं, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कहीं भी कोई पॉइंट लो, तो इस पॉइंट क्यू की जो डिस्टेंस ए से होगी उतनी ही डिस्टेंस बी से होगी। ये बात क्लियर है? क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के क्या बनते हैं? कॉन्ग्रुएंट बनते हैं। नहीं हिमांशु, बिल्कुल नहीं। ठीक है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ना चलेगा मेरे दोस्तों, एक बात और समझाना चाहता हूं।
परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में फर्क है। परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में फर्क होता है। मैं आपके सामने एक ट्राइंगल बनाता हूं, ये ट्राइंगल है एबीसी। जब मैं कहता हूं कि साइड बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, साइड बीसी का परपेंडिकुलर या साइड बीसी का एल्टीट्यूड या साइड बीसी की हाइट क्या होगी, तो सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालते हैं, तो ये होता है साइड बीसी का एल्टीट्यूड या साइड बीसी का परपेंडिकुलर या साइड बीसी की हाइट। लेकिन जब मैं आपसे कहता हूं कि ये ट्राइंगल एबीसी है, साइड एबीसी का है भाई, इस साइड बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचो, तो साइड बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन जो बीसी को परपेंडिकुलर भी हो और बाइसेक्ट भी करे, तो ये ऐसे होगी मेरे दोस्तों। ये जरूरी नहीं कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वर्टेक्स से गुजरे, दोनों अलग अलग चीज है। ये एल्टीट्यूड जरूरी नहीं है कि बीडी और डीसी को बराबर बराबर खींचे, एल्टीट्यूड सामने वाले वर्टेक्स से खींचा जाता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर साइड बीसी के दो बराबर टुकड़े करेगा और परपेंडिकुलर भी होगा। ये साइड बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर है, ये साइड बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, दोनों में फर्क है। अरे समझ में आया? परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में फर्क है। ठीक है, हे भगवान तुम मुझे पागल कर दोगे, कोई बात नहीं, आगे चलेगा। 9वीं क्लास में थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हैं तो आज इतनी परेशानी होती तुमको? ठीक है मेरे दोस्तों, आगे चलेगा। अब नेक्स्ट मैं आप, और बहुत ही प्यार से समझिएगा मेरे दोस्तों, मैं आपके सामने एक ट्रायंगल बनाता हूं इस प्रकार से। मैं आपके सामने मेरे दोस्तों एक ट्रायंगल बनाता हूं इस प्रकार से, ट्रायंगल ए बी सी। आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया आपने ट्रायंगल एबीसी बनाया है। चलिए, मैंने क्या बोला, किसी भी ट्रायंगल का जो सरकम सेंटर होता है वो कहां होता है, जहां ट्रायंगल की तीनों साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को काटते हैं, वो ट्रायंगल का सरकम सेंटर होता है। और सरकम सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है जो ट्रायंगल की तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पर हो। अब ये साइड बीसी है, मैंने साइड बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा, मैंने साइड बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा मेरे दोस्तों, ये इस प्रकार से साइड बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा, खींच दिया। इस लाइन पर कोई भी पॉइंट होगा, इस लाइन पर कोई भी पॉइंट होगा वो बी और सी से बराबर डिस्टेंस पर होगा। ये बात क्लियर है? इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कोई भी बिंदु आप लोगे वो बी और सी से बराबर डिस्टेंस पर होगा। आप बोलोगे हां जी सर। इसी तरीके से मैंने साइड ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा, साइड ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी कर रहा है। ये ध्यान रखिएगा कि ये जरूरी नहीं कि ये आगे बढ़ाने पे सी से मिल जाए, नहीं ऐसा नहीं है। क्लियर है? तो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कोई भी पॉइंट होगा मेरे दोस्तों वो ए और बी से बराबर डिस्टेंस पे होगा। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, आप बोलोगे हां जी सर समझेंगे। तो ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को यहां काटे जी पॉइंट ओ पर, मैं पॉइंट ओ पर काटे, आप बोलोगे हां जी सर। इस पॉइंट ओ को पकड़ लीजिए मेरे दोस्तों, ये लाइन है बीसी, ये बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मैंने अभी दो ही खींचे हैं, बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये पॉइंट है इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। तो ये जो पॉइंट ओ होगा ये बी और सी से बराबर डिस्टेंस पर होगा। ये जो पॉइंट ओ होगा इसकी डिस्टेंस बी और सी से, अभी मेरे दोस्तों ये जो पॉइंट ओ होगा ये बी और सी से बराबर डिस्टेंस पर होगा। आप बोलोगे हां जी सर ये बात हमें अच्छी तरीके से समझ में आई है। क्लियर है? एक सेकंड रुक जाओ जरा। यानी कि OB बराबर OC होगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं, हमें समझ गए। ये देखिए, ये मेरे दोस्तों ये साइड है AB,
ये साइड ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर ये पॉइंट ओ है, तो इस पॉइंट ओ की जो डिस्टेंस बी से होगी ओ बी से, वही ओ ए से होगी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यानी कि मेरे दोस्तों ओ बी जो है वो किसके बराबर है, ओ ए के बराबर है। तो क्या आपको दिखाई नहीं दिया? आपको क्या दिखाई दिया? आपको यह दिखाई दिया सर, इस पॉइंट ओ की बी से भी डिस्टेंस और सी से भी डिस्टेंस और ए से भी डिस्टेंस, तीनों से डिस्टेंस बराबर है। आप बोलोगे जी सर ये पॉइंट ओ ऐसा है जिसकी बी से, सी से और ए तीनों से डिस्टेंस बराबर है मेरे दोस्तों, और इसको मैंने नाम दे दिया कैपिटल आर। आप बोलोगे जी सर, और यही हो गया मेरे दोस्तों सरकम सेंटर। नहीं अरुण, ये बिल्कुल बेसिक बात है, 9वीं क्लास का सिलेबस है, सरकम रेडियस। ठीक है, आप बोलोगे जी सर बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई, इसमें कोई परेशानी नहीं हुई हमें। सर्कल की परिभाषा क्या है? सर्कल खींचने के लिए 4 पॉइंट चाहिए। बचपन में आपको आपके टीचर ने सर्कल खींचना सिखाया होगा। सर्कल के लिए हम लाते हैं प्रकार, जो होता है सेंटर। अगर आपको सेंटर से 3 डिस्टेंस बराबर दे रखी है मेरे दोस्तों, ये और ये ऐसे बराबर दे रखी है, सर्कल खींचने के लिए 4 पॉइंट चाहिए होते हैं। ये सेंटर है। यहां पे प्रकार की नोक रखो, ये 3 डिस्टेंस बराबर दे रखे हैं, ये भी कैपिटल आर है, ये भी कैपिटल आर है, ये भी कैपिटल आर है। प्रकार की नोक रखो, इतनी दूरी आप अपने कंपास में भरो और ऐसे खींच दो, एक सर्कल खिंच जाएगा। इसलिए सर्कल खींचने के लिए आपको 4 पॉइंट चाहिए होते हैं मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर, यानी कि पॉइंट आर यहां पे प्रकार की नोक रखी, इतनी दूरी प्रकार में भरिए, तो आप मेरे दोस्तों क्या खींच दोगे, एक सरकम सर्कल खींच दोगे मेरे दोस्तों। बात समझ में आई? आप बोलोगे जी सर इस प्रकार से। ठीक है जी, ये हो गया। बस बोलो, यहां से शुरुआत हुई मेरे दोस्तों सरकम सर्कल की। ठीक है जी, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट आएगा, सर तीसरी साइड का, सर तीसरी साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहां से जाएगा कि नहीं जाएगा? भाई हमने तो 2 साइड की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचे, अगर तीसरी साइड का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचोगे तो पॉइंट ओ से ही पास करेगा। तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ही जगह मिलते हैं। आप बोलोगे कैसे सर? देखिए ये पॉइंट ओ है, पॉइंट ओ से तीसरी साइड पे परपेंडिकुलर डाला मैंने अपनी मर्जी से, मैंने अपनी मर्जी से परपेंडिकुलर डाला मेरे दोस्तों, ये एफ। ये पॉइंट ओ से मैंने इस साइड पे परपेंडिकुलर डाला, तीसरी पे एफ। तो आप यहां पे दो ट्राइंगल देखिएगा मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। ये तो मैं डाल सकता हूं, मैंने पॉइंट ओ से तीसरी साइड जो है एसी पे परपेंडिकुलर डाला है, देखिएगा। ट्राइंगल ओ एफ ए, ट्राइंगल ओ एफ सी, 2 ट्राइंगल दिखाई दे रहे, एक तो ट्राइंगल ओ एफ ए, दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल ओ एफ सी। दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। कैसे कॉन्ग्रुएंट हो गए? ये भी सरकम रेडियस है, ये भी सरकम रेडियस है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है, ये साइड दोनों में कॉमन है। तो आरएचएस की प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हर करस्पॉन्डिंग लेंथ सेम होगी, मतलब ये भी किसके बराबर आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा। मतलब मैंने खींचा था एल्टीट्यूड, लेकिन निकला ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यानी कि ये जो लाइन ओएफ है, ये जो है साइड एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गई, जो कि ओ से होके जा रही है। ठीक है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। मुझे लगता है यहां तक की बात सभी स्टूडेंट को क्लियर है। अरुण कह रही इतना डीप क्यों पढ़ा रहे हो सर, एसएससी का लेवल कम है। अरुण अगर आपको लगता है एसएससी का लेवल कम है, तो जाके जरा अभी पिछले 4 साल के सवाल करके दिखा दो, आप रेंट से निकल जाएगी तुम्हारी। एसएससी का लेवल कम नहीं है, ना ही एसएससी का सिलेबस कम है। 9वीं क्लास की इतनी मोटी किताब आती है ज्योमेट्री की, वो सारा का सारा सिलेबस पूरा का पूरा है, प्लस उससे 4 गुने हाई लेवल के सवाल, इतना बड़ा सिलेबस है। आपको पढ़ना है पढ़िए, नहीं पढ़ना है नहीं पढ़िए। लेवल कम है तो नौकरी क्यों नहीं लगा लेता है, क्यों बेरोजगार घूम रहा है? तुम्हारे लिए तो ये
हाई है, तुमको तो 2 दूनी 4 पढ़ाया जाए, है? कुछ भी नहीं बताया, अभी तो परिभाषा बताइए केवल कि परिभाषा क्या है। आगे चलेगा। सभी को ये बात क्लियर है? चलो, बेसिक पढ़ाता हूं तो कहते हैं, सवाल कराता हूं तो कहते हो बेसिक पढ़ाओ, बेसिक पढ़ाता हूं कहते हो सर सवाल पढ़ाओ। चाहते क्या हो आप लोग? आप लोग चाहते क्या हो? नहीं। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट। अगला कंसेप्ट मेरे प्यारे भाई, ये एक सारी कहानी थी मेरे प्यारे स्टूडेंट, सरकम सर्कल सरकम सेंटर की। सभी को समझ में आया है? आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर समझ में आया कि क्यों ऐसा हुआ। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट मेरे दोस्तों, चलिएगा अब एंगल की बात करते हैं। सबसे पहले मेरे दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे मैं आपके सामने सर्कल बनाता हूं, सर्कल, सर्कल क्या है? मेरे दोस्तों मैंने आपके सामने ट्रायंगल बनाया इस प्रकार से, ठीक है ना? पहले सिंपल तरीके से बता देता हूं, फिर डिटेल में जाएंगे। मैंने आपके सामने मेरे दोस्तों ट्रायंगल बनाया है, ट्रायंगल ए बी सी। और मेरे दोस्तों ये जो है ओ, इसका सरकम सेंटर है। मेरे प्यारे भी, मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल एबीसी, ओ इसका सरकम सेंटर है, ठीक है? तो खास बात है कि सरकम सेंटर की तीनों वर्टेक्स से डिस्टेंस बराबर होगी, ठीक है जी? जो साइड ओबी वर्टेक्स ओबी से डिस्टेंस है, वही ये डिस्टेंस ओसी है मेरे दोस्तों, और वही ये आपका ओ है। तो मेरे दोस्तों सरकम सेंटर पे कितना एंगल बनता है? इस साइड बीसी द्वारा सरकम सेंटर पे एंगल बन रहा है मेरे दोस्तों, एंगल बीओसी। ये क्या होगा मेरे दोस्तों? ध्यान से समझिएगा। इस साइड बीसी द्वारा जो सरकम सेंटर पे एंगल बनना है बीओसी, वो वर्टेक्स पे बने, जो वर्टेक्स पे एंगल बनना है बीएसी, उसका दुगना होगा। सरकम सेंटर पे बना कोण वर्टेक्स पे बने कोण का दुगना होता है। आप बोलोगे जी सर, भाई इन सेंटर में क्या बताया था? इन सेंटर में बताया था 90 डिग्री प्लस a/2, लेकिन सरकम सेंटर पे जो एंगल बनता है वो वर्टेक्स पे बने एंगल का दुगना होता है। इसी तरीके से मेरे दोस्तों ये साइड एसी है, तो साइड एसी द्वारा मेरे दोस्तों वर्टेक्स पे ये जो एंगल बन रहा है मेरे दोस्तों, ये वाला जो एंगल बन रहा है एंगल एओसी, ये क्या होगा मेरे प्यारे भाई? तो आपका जवाब आएगा सर जी, साइड एसी द्वारा ये जो वर्टेक्स पे एंगल बन रहा है और सरकम सेंटर पे जो एंगल बन रहा है, ये वर्टेक्स पे बने एंगल, यानी कि एंगल एबीसी का दुगना होगा, एबीसी का डबल होगा। ठीक है दोस्तों, आप बोलोगे जी सर। इसी तरीके से साइड ए बी द्वारा मेरे दोस्तों ये जो एंगल बन रहा है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे सरकम सेंटर पे कौन सा एंगल है? एंगल एओबी। ये जो एंगल है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये वर्टेक्स पे साइड ए बी द्वारा कौन सा एंगल बन रहा है? वर्टेक्स पे सी, इसका दुगना होगा, एंगल एसीबी का डबल होगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ठीक है ना? अभी अरुण ये तो पढ़ना है आपको कि ये भी हाई लेवल लग रहा है? देखो मैं बहुत खतरनाक आदमी हूं, समझे? मैं बहुत सीक्वेंस में पढ़ाता हूं, समय बेशक ज्यादा लगे, लेकिन एक बार में संपूर्ण पढ़ाऊंगा। पहले मैंने आपको परिभाषाएं बताई, वो परिभाषाओं को मैंने आपको विजुलाइज कराया कि जो चीज मैंने लिखी है वो की मजाक में नहीं लिखी है, उसका एक पीछे का मीनिंग है। उसके बाद एक एक करके एंगल वाली थ्योरम, फिर रेडियस वाली थ्योरम, फिर मिक्स थ्योरम, फिर सवाल, फिर तुम्हारी हवा खराब करूंगा, फिर तुमको रुलाऊंगा, उसके बाद चैप्टर समाप्त करूंगा। समझ में आए यहां तक? ठीक है भाई। तो क्या सीखा मेरे दोस्तों कि किसी भी साइड द्वारा सरकम सेंटर पे जो बना एंगल है वो जो है वर्टेक्स पे बने एंगल का डबल होता है। अब ये आपको समझना है मेरे दोस्तों, क्यों होता है, कैसे होता है, इसके पीछे का मतलब भी जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने बचपन में पढ़ा होगा, सर्कल के किसी आर्क द्वारा, सर्कल के किसी भी आर्क द्वारा
सेंटर पे बना कोण सरकमफ्रेंस पे बने कोण का डबल होता है। यह बात कितने लोगों ने सुनी है? सर्कल के किसी चाप द्वारा सेंटर पे बना कोण परिधि पे बने कोण का डबल होता है। यह बात कितने स्टूडेंट ने सुनी है मेरे दोस्तों? चलिए, क्योंकि सरकम सर्कल है तो सर्कल की हल्की फुल्की बातें आपको जाननी पड़ेंगी मेरे दोस्तों। यह सर्कल है मेरे दोस्तों, यह है प्यारे स्टूडेंट सर्कल का सेंटर। आप इस सर्कल की परिधि पे कोई भी चाप ले लीजिए, सर्कल की परिधि पे कोई भी चाप ले लीजिए, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। मैंने ये वाला आर्क ले लिया ए बी, ये वाला आर्क ले लिया ए बी, ध्यान सुनेगा, मैंने ये वाला आर्क ले लिया ए बी। तो इस आर्क ए बी द्वारा जो आपको पसंद आता हो कहीं भी, ठीक है ना, मैंने ये वाला आर्क ले लिया दोस्तों ए बी। तो इस आर्क द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो सरकमफ्रेंस पे बने एंगल का डबल होता है। कैसे भाई? इस चाप ए बी को पकड़ लो जो रेड रेड करा है, सरकमफ्रेंस पे मेरे दोस्तों इस पे कहीं भी कोई एंगल बना लो, कहीं भी जो आपको पसंद आता हो मेरे प्यारे भी। मैंने ये एंगल बना दिया दोस्तों, ये अगर ये एंगल सरकमफ्रेंस पे थीटा बन रहा है स्टूडेंट, तो सेंटर पे मेरे दोस्तों ये डबल एंगल बनता है, डबल, 2 थीटा, 2 थीटा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। सर्कल के किसी चाप द्वारा सेंटर पे हमेशा उस सर्कल की सरकमफ्रेंस पे बने कोण का डबल एंगल बनता है। क्लास 10 की थ्योरम है, सॉरी 9 की है ये, यूपी बोर्ड में, बाकी फर्जी बोर्डों में पता नहीं क्या है। यूपी बोर्ड जैसा सिलेबस इंडिया में किसी का नहीं है। चलो, ये बात समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, समझ में आ गई। ठीक है, ऐसा क्यों होता है उसके पीछे का मैं आपको कारण भी समझाऊंगा। रटा तो ये सबने है, ठीक है ना, हर किसी ने पढ़ा होगा मेरे दोस्तों ये, लेकिन पता नहीं होगा आपको कुछ भी, वो पता करना जरूरी है। ठीक है भाई, आप बोलोगे जी सर। मेरे दोस्तों देखिए, ये सर्कल का सेंटर है प्यारे स्टूडेंट, सेंटर। तो अगर आप यहां से मेरे दोस्तों ये पॉइंट ले लेता हूं सपोज में सी, अगर आप सी से मिलाओगे मेरे दोस्तों ओ को, ध्यान सुनेगा ओ को, तो आप जानते प्यारे भाई कि ये भी सर्कल की रेडियस है, ये भी सर्कल की रेडियस है, बराबर होगा भाई। ये भी सर्कल की रेडियस है ओसी, ये भी सर्कल की रेडियस है, बराबर होगा। यानी कि अगर ये एंगल एल्फा है तो ये एंगल भी एल्फा होगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, दो साइड बराबर, दो एंगल बराबर। अगर ये एल्फा है, ये एल्फा है, तो एक्सटीरियर एंगल कितना आ जाएगा? एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट 2 अल्फा। ये एक्सटीरियर एंगल कितना आ जाएगा? 2 अल्फा हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई। भाई ये भी सर्कल की रेडियस है, ये भी सर्कल की रेडियस है, बराबर होगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ये दोनों रेडियस है, तो ये ट्राइंगल ओबीसी कैसा हो गया? आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, दो साइड बराबर तो दो एंगल बराबर। भाइयों मेरे, अगर ये एंगल बीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा? बीटा होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर ये बीटा है, ये बीटा है, तो एक्सटीरियर एंगल कितना आ जाएगा? 2 बीटा आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल यही आ जाएगा। ठीक है भाई, तो यहां अब बताओ ये एंगल एओबी क्या हो गया स्टूडेंट? तो एंगल एओबी आ गया मेरे प्यारे भाई ट्वाइस ऑफ एल्फा प्लस 2 बीटा, ट्वाइस ऑफ एल्फा प्लस बीटा। आप बोलोगे जी सर 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे भाई, तो ट्वाइस ऑफ भाई एल्फा प्लस बीटा क्या है? ये एल्फा प्लस बीटा क्या है मेरे दोस्तों? एल्फा प्लस बीटा क्या है? एंगल एसीबी है। तो यही बात आ गई कि नहीं आएगी कि सर्कल के किसी आर्क द्वारा सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो वर्टेक्स पे बने एंगल का डबल होता है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। इस बात को ध्यान रखिएगा, आगे मैं इसका यूज करूंगा। तो यहां भी हमने इसी चीज का इस्तेमाल किया है, यही तो इस्तेमाल किया है मेरे दोस्तों, है भाई। भाई ये क्या है? ये इस ट्राइंगल का मेरे दोस्तों क्या था? अभी ये इस ट्राइंगल का सरकम सर्कल था अभी, और ये क्या है मेरे दोस्तों? इस ट्राइंगल का सरकम सेंटर। तो वही तो थ्योरम लगाई गई मेरे दोस्तों कि सरकम सेंटर पे जो एंगल बना, एंगल बीओसी, वो वर्टेक्स एंगल का डबल होगा। बात सही है? आप बोलोगे जी सर। सर जब तीनों नहीं, दोनों बेटा एमडी केवल रेडियस इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल हैं यार, केवल यार ये दोनों रेडियस है ना भाई। ये भी सर्कल की रेडियस है कैपिटल आर, ये भी रेडियस है कैपिटल आर। इस ट्राइंगल में दो साइड बराबर है तो दो एंगल बराबर, यहां भी दो साइड बराबर है, दो एंगल बराबर, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। ठीक है जी, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात एकदम क्लियर है, टकाटक।
अब यहां से एक चीज आपको और समझनी है। क्या सीखा है कि सर्कल के किसी आर्क द्वारा सेंटर पे बना कोण सरकमफ्रेंस पे बने कोण का डबल होता है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब मेरे दोस्तों मैंने आपके सामने सर्कल बनाया, सर्कल, ध्यान समझिएगा, सर्कल, और मेरे दोस्तों ये इसका एक डायमीटर है, डायमीटर, डायमीटर है मेरे दोस्तों ए बी, और ये हो गया सेंटर। तो क्या हो गया, सेमी सर्कल हो गया, अर्धवृत्त, ऊपर आधा वृत्त नीचे आधा वृत्त। तो नेक्स्ट बात, सेमी सर्कल में बना एंगल हमेशा ही 90 डिग्री होता है। सेमी सर्कल में बना एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा 90 डिग्री होता है। इस साइड ए बी द्वारा आप यहां पे इस ए बी द्वारा कहीं भी कोई एंगल बना लीजिए मेरे दोस्तों, कहीं भी जो आपको पसंद आता हो, वो हमेशा 90 डिग्री का होगा। कहीं भी मुंह उठा के एंगल बना लीजिए। इस डायमीटर ए बी द्वारा आप कहीं भी कोई एंगल बना लीजिए मेरे दोस्तों, वो हमेशा 90 डिग्री का बनेगा। यस अविनेश, आप बोलोगे जी सर। सेमी सर्कल में बना एंगल, आप यहां एंगल बना लो, ये भी 90 डिग्री, यहां एंगल बना लीजिए, ये भी 90 डिग्री, यहां एंगल बना लीजिए, ये भी 90 डिग्री। क्लियर? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल टकाटक क्लियर है। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्तों ध्यान से समझिएगा, मैं आपको डिजिटल प्रूफ देता हूं। देखिए ये सर्कल का आर्क है, ये वाला आर्क देखो, ये आर्क, ये आर्क जो है इस सर्कल के सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है भाई? ये एंगल बना रहा है यार किस सर्कल के सेंटर पे? आप बोलोगे हाँ जी सर इतना बना रहा है। ये कितना है मेरे दोस्तों? 180 डिग्री का है। कितना एंगल? 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन है। तो इस आर्क द्वारा सर्कल के सेंटर पे 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो सरकमफ्रेंस पे आधा बनेगा 90 डिग्री का एंगल। ठीक है जी, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ठीक, मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। सेमी सर्कल में बना एंगल हमेशा ही 90 डिग्री होता है, आप कहीं भी बना लो। ठीक है भाई, चलो ये तो मैंने आपको समझा डिजिटली। अब आपके लेवल पे आके बताता हूं, गधा लेवल पे, ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्तों। मेरे प्यारे भाई ध्यान दीजिएगा, मेरे प्यारे स्टूडेंट, 9वीं कक्षा में भी आप नहीं पढ़े हैं ऐसे ना, कोई बात नहीं, आपके साथ अन्याय हुआ है, मैं नहीं करूंगा। चलो दोस्तों, भाई ये सर्कल का सेंटर है, तो आप यहां से इसको मिलाएंगे मेरे प्यारे, भी मिला देते हैं। चलो ये भी रेडियस है प्यारे स्टूडेंट, ये भी रेडियस है कि नहीं? ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है प्यारे स्टूडेंट, ये भी रेडियस है। आप बोलोगे हाँ जी सर है, बिल्कुल है सर। तो मेरे दोस्तों ये देखो ट्राइंगल एओसी, कैसा ट्राइंगल है? आइसोसेलेस। ट्राइंगल एओसी आइसोसेलेस है, दो साइड बराबर है, तो दो एंगल बराबर, भाई ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। इसी प्रकार से प्यारे बच्चे ये ट्राइंगल बीओसी देखो, ट्राइंगल बीओसी, दो साइड बराबर है, ये आर ये आर, तो दोनों एंगल बराबर होगा। भाई ये थीटा है तो ये थीटा है, ये जानना जरूरी है, आगे खिचड़ी बन जाएगी। सब कुछ पढ़ लोगे ना, और वो खिचड़ी तभी याद रहेगी जब आपको इनका डिटेलिंग पता हो। कल तोते की तरह रट के खिचड़ी याद नहीं रहेगी, अभी तो इन सेंटर में गड़बड़ा रहे हो। जब 5-5 सेंटर पढ़ लोगे, 6-6 ट्राइंगल पढ़ लोगे, 4-4 क्वाड्रिलेटरल पढ़ लोगे, तब खिचड़ी सी पक जाएगी। तो वो तभी याद रहेगी जब आपको सब कुछ डिटेल में पता हो। तो मेरे प्यारे भाई ये दो साइड बराबर है तो दो एंगल बराबर कर दिए। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। तो मेरे प्यारे भाई किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम जो है 180 डिग्री होता है। तो ये ट्राइंगल एबीसी को देखो भाई, तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। ट्राइंगल एबीसी के तीनों एंगल को ऐड करो, ऐड करेंगे तो अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा हो गया स्टूडेंट, हो गया। ये थीटा प्लस थीटा 2 थीटा हो गया, तो 2 अल्फा प्लस 2 थीटा, बैठ 2 अल्फा प्लस 2 थीटा बराबर आ गया 180 डिग्री। तो दो कॉमन ले लोगे तो यहां से अल्फा प्लस थीटा इक्वल कितना आ गया? 90 डिग्री। अल्फा प्लस थीटा कितना आ गया? 90 डिग्री। आप बोलोगे हाँ जी सर, और यही मेरे दोस्तों अल्फा प्लस थीटा है। कितने बराबर आ गया? ये 90 डिग्री के बराबर आ गया। यही अल्फा प्लस थीटा है ना, 90 डिग्री। ठीक है, तो सेमी सर्कल में बना जो एंगल है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। ये बात आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट,
नेक्स्ट कंसेप्ट डिटेल में समझिएगा मेरे दोस्तों। आगे चलें। मैंने आपके सामने एक सर्कल बनाया है। मैंने क्या सिखाया मेरे दोस्तों, जैसे आप सर्कल का कोई आर्क ले लीजिए। मैंने सर्कल का ये आर्क ले लिया मेरे दोस्तों ए बी। तो क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। सर्कल का मैंने आर्क ले लिया ए बी, ठीक है। सर्कल के किसी आर्क द्वारा सेंटर पे बना कोण सरकमफ्रेंस पे बने कोण का दुगना होता है, डबल होता है। मतलब इस आर्क ए बी द्वारा मैं सेंटर पे सरकमफ्रेंस पे ये एंगल बनाऊंगा प्यारे स्टूडेंट थीटा, तो सेंटर पे कितना एंगल बनेगा, सेंटर पे बनेगा 2 थीटा। क्लियर, सेंटर पे कितना बनेगा 2 थीटा। आप बोलोगे जी सर ये 2 थीटा बनेगा सेंटर पे। तो इससे क्या सीखने को मिला, यानी कि इस आर्क ए बी द्वारा कहीं और भी एंगल बनाओगे मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई, वो भी थीटा बनेगा। यार ये भी तो थीटा बनेगा, ये एंगल थीटा इस आर्क ए बी द्वारा, अभी इस आर्क ए बी द्वारा मेरे दोस्तों आर्क ए बी द्वारा ये एंगल अगर थीटा बन रहा है तभी तो सेंटर पे 2 थीटा बन पाएगा। यानी कि सेम आर्क द्वारा बने एंगल इक्वल होते हैं। सेम आर्क द्वारा मेरे दोस्तों बने एंगल इक्वल होते हैं। सेम आर्क में बने एंगल, सर्कल के इस आर्क द्वारा बने एंगल, सेम आर्क में बने एंगल इक्वल होंगे मेरे दोस्तों। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। इसी आर्क ए बी द्वारा आप कहीं भी कोई एंगल बनाओ मेरे दोस्तों, कहीं भी कोई एंगल बनाओ, वो एंगल हमेशा थीटा ही होगा। बात सही है, सेम आर्क में सेम एंगल बनेगा। ठीक है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, एनी प्रॉब्लम किसी बच्चे को नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सेम आर्क में बने एंगल बराबर होते। अब देखिए कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है, उनको पता ही नहीं होता। अगर मैं आर्क इतना बड़ा ले लूं, मैं ये वाला आर्क ले लूं, आर्क तो कुछ भी हो सकता ना, चाप, चाप क्या होता है, सर्कल की परिधि का एक टुकड़ा, ये चाप ले लिया मैंने। तो मेरे दोस्तों इस चाप द्वारा सर्कल की सरकमफ्रेंस, बची सरकमफ्रेंस पे ये चाप ले लिया मैंने इतना बड़ा, इस आर्क द्वारा सर्कल की सरकमफ्रेंस पे मेरे दोस्तों ये वाला एंगल, यहां पे ये एंगल जो है ये अल्फा बन रहा है, सपोज अल्फा। तो मेरे दोस्तों इस आर्क द्वारा आप कहीं दूसरी जगह भी एंगल बनाओगे ना इसी सेम आर्क में, सेम आर्क में बने एंगल, तो ये एंगल भी अल्फा ही होगा। ये ध्यान रखिएगा। अनु ने कह रहे हैं सर ट्रायंगल पढ़ा रहे थे सर्कल में क्या आ गए फिर। ओहो बेटा हम पढ़ा रहे हैं सरकम सर्कल, सरकम सर्कल, तो ये सर्कल है, तो सर्कल की जो छोटी छोटी प्रॉपर्टी वो आपको पता होनी चाहिए। आपको पहले से पता होती तो मैं एक्सप्लेन नहीं करता। अब समस्या यह है कि आपको पता ही नहीं है पहले से, तो इसलिए मुझे बतानी पड़ रही है। ये बात सही है, सब कुछ मैंने डिटेल में बता दिया कि सेम आर्क में बने एंगल इक्वल होते हैं। चलो जी अब आगे चलेंगे मेरे दोस्तों, यहां तक की कहानी सबको क्लियर है। नेक्स्ट कंसेप्ट चलिएगा दोस्त। ठीक है पंकज, ना अभी मैंने क्या समझाया, मैंने आपको सरकम सर्कल, सरकम सेंटर की सारी परिभाषाएं बता दी। ठीक है दोस्तों, एंगल के बारे में समझा दिया कि एंगल के क्या क्या कंसेप्ट हैं। अब हम आगे चलेंगे। अब किसी भी ट्राइंगल की अगर तीनों साइड दे रखी हो तो हम उस ट्राइंगल की सरकम रेडियस कैसे निकालेंगे उस पे आ जाते हैं। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लेंगे, सरकम रेडियस ऑफ एनी ट्राइंगल। अगर किसी ट्राइंगल की मेरे दोस्तों आपको तीनों साइड दे रखी हैं तो उस ट्राइंगल की सरकम रेडियस कैसे निकालेंगे मेरे दोस्तों, आ जाइए सब लोग। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल। दोस्तों मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल बनाया है, बढ़िया ट्राइंगल लग रहा है आपको, ठीक है। मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल बनाया स्टूडेंट, ट्राइंगल ए बी सी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, किसी भी ट्राइंगल की सरकम रेडियस आप निकाल सकते हो
अभी जो फॉर्मूला मैं उत्पन्न करूंगा उससे। ये ट्राइंगल का मेरे दोस्तों सरकम सेंटर है पॉइंट ओ, सरकम सेंटर। तो मेरे दोस्तों मैंने ओ से बी को मिलाया, मैंने ओ से सी को मिलाया, ठीक है। तो यानी कि सरकम सेंटर की जो डिस्टेंस होगी वर्टेक्स बी और सी से बराबर बराबर होगी। भाई ये भी कैपिटल आर है, ये भी कैपिटल आर है, सरकम रेडियस। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, वेरी गुड। कोई कह रहा बैकग्राउंड है ये लो, कभी कोई कह रहा है ये लो, चलो ये ले लेता हूं अब, ठीक है ना, ये थोड़ा लाइट है। अब प्यारे स्टूडेंट समझने की कोशिश करेगा, ये ट्राइंगल है मेरे दोस्तों एबीसी, ओ इसका सरकम सेंटर है, सरकम सेंटर है तो इसलिए तीनों वर्टेक्स से डिस्टेंस बराबर बराबर होगी। आप बोलोगे हाँ जी सर। प्यारे स्टूडेंट ये बताओ, अगर ये एंगल ए है, ये एंगल आपका ए है, तो ये एंगल कितना होगा मेरे दोस्तों, ये एंगल कितना होगा, एंगल बीओसी कितना होगा, जवाब दीजिए। तो आपका जवाब होगा सर ट्वाइस ऑफ एंगल ए। ये बात सही है। अगर ये एंगल ए है तो ये दुगना होगा ट्वाइस ऑफ एंगल ए। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अगर मैं इस सरकम सेंटर से, अगर मैं सरकम सेंटर से साइड बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर डालता हूं, परपेंडिकुलर, मैंने परपेंडिकुलर डाला, सरकम सेंटर से मैंने साइड बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर डाला, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो मेरे दोस्तों क्या होगा सर, अगर आप सरकम सेंटर से साइड बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे मेरे दोस्तों, तो यहां जो दो ट्राइंगल बन रहे एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। क्यों? कि भाई यहां पे देखिए दोनों ही राइट एंगल है, दोनों का हाइपोटीनस सेम है, दोनों में ये साइड कॉमन है, तो आरएचएस की प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांगसम हो जाएंगे। जब सर्वांगसम हो जाएंगे तो ये एंगल ए है, ये दुगना है टू ए, ट्वाइस ऑफ एंगल ए, तो बराबर बराबर हो जाएगा मेरे दोस्तों, ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, ये एंगल आपका बराबर बराबर हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर बात समझ में आ गई, ठीक है ना। भाई वर्टेक्स ए के सामने की साइड मेरे दोस्तों स्मॉल ए होती है, ध्यान से सुनिएगा, वर्टेक्स बी के सामने की साइड स्मॉल बी, वर्टेक्स सी के सामने की साइड स्मॉल सी। मैं सरकम सेंटर से साइड बीसी पे परपेंडिकुलर डाला तो मेरे दोस्तों ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, सर्वांग सम है ना, आरएचएस की प्रॉपर्टी से। भाई एंगल ए है मेरे दोस्तों, दुगना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल है, क्योंकि दोनों बराबर बराबर हैं तो ए आ जाएगा, ठीक है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। भाई अगर ये साइड मेरे दोस्तों ए है, अगर ये साइड ए है तो वर्टेक्स एंगल के सामने ये आधा आधा हो जाएगा। भाई ये जो लाइन होगी साइड बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही तो बनेगी। अगर ये पूरी साइड ए है तो आधा आधा हो जाएगा मेरे दोस्तों, ये भी a/2 होगा, ये भी a/2 होगा। आप बोलोगे हां जी सर, क्लियर है। मुझे लगता है कि ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई है। अब यहां ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस ट्राइंगल को ध्यान से देखिएगा, इस ट्राइंगल को ध्यान से देखेंगे। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें ये वाला एंगल ए है, इसके सामने की साइड परपेंडिकुलर है और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस है। आप बताओ परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच क्या रिलेशन होता है, साइन। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच क्या रिलेशन होता है, साइन। साइन होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण। ये एंगल ए है, तो अगर आप इसका साइन ए लोगे इस ट्राइंगल में, साइन ए बराबर तो क्या आएगा, इस एंगल ए के सामने की साइड परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस कर्ण। आप बोलोगे जी सर, यानी कि मेरे दोस्तों a/2r, a/2r। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो यहां से मेरे दोस्तों ये आ गया a/2r, साइन ए की वैल्यू a/2r आ जाएगी। आर को इधर ले आओ, कैपिटल आर को इधर ले आओ, साइन ए को इधर ले आओ, तो a/2 साइन ए, a/2 साइन ए। ये है मेरे दोस्तों, यानी कि अगर किसी भी ट्राइंगल की आपको एक साइड पता है और उसके सामने का एंगल पता है, तो आप उसे ट्राइंगल की मेरे दोस्तों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड बीसी। राजेश, अगर आपको किसी भी ट्राइंगल की एक साइड पता है और उसके सामने का एंगल पता है, तो आप उस ट्राइंगल की सरकम रेडियस बता सकते हैं मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई। आप यहां से ऐसे भी कह सकते थे, साइन ए बराबर a/2r आया है, 2r को अगर आप उधर ले जाओगे और साइन ए को उधर ले आओगे तो 2r बराबर आ जाएगा a/sin ए, 2r आ जाएगा मेरे दोस्तों a/sin ए।
बात सही है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अगर आपको किसी भी ट्रायंगल की साइड पता है और उसके सामने का एंगल पता है मेरे दोस्तों, ओडी परपेंडिकुलर ही तो है भैया, सरकम सेंटर से साइड बीसी पे परपेंडिकुलर डाला, सरकम सेंटर से साइड बीसी पे परपेंडिकुलर डालोगे तो लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो होगी। सरकम सेंटर बनता ही साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से है। बीडीडीसी इक्वल ऐसे हुआ क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है सर्वांग समय आरएचएस की प्रॉपर्टी से। अबे गधा, सरकम सेंटर बनता कैसे? जहां साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, अगर सरकम सेंटर से साइड पे परपेंडिकुलर भी डालोगे तो बाइसेक्ट तो करेगा ही, बिकॉज सरकम सेंटर से साइड पे डाला गया परपेंडिकुलर बाइसेक्ट भी करेगा साइड को। ठीक है? अरे समझ में आया? अगर आपको किसी भी ट्राइंगल की एक साइड दी है, ये दोनों ट्राइंगल आरएचएस की प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट है, दोनों राइट एंगल है, दोनों का हाइपोटेनस सेम है, एक साइड कॉमन है, इस वजह से हुआ। ऐसे से घुस जाओ और, ठीक है भाई? आप बोलोगे जी सर। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे सवाल पूछने लगूं कि साइड 8 है और ये वाला जो एंगल है वो 30 डिग्री का है, बताओ इसकी सरकम रेडियस बताओ क्या है? इसकी सरकम रेडियस क्या है जल्दी से? एक ट्राइंगल है, इसकी ये साइड 8 है, 30 डिग्री है, ट्राइंगल की सरकम रेडियस क्या है? तो आप कहोगे सर आर बराबर ए अपॉन 2 साइन ए। 2 साइन ए, साइन ए का मतलब साइन 30, 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, 8 सेंटीमीटर ही आ जाएगी। तो इस ट्राइंगल की सरकम रेडियस 8 सेंटीमीटर ही आ जाएगी। ठीक है भाई? पारस का डाउट है, अगर कोण ना दिए हो, पारस आ रहा हूं, पेशेंस रखो। ए बटे साइन ए को देख के कुछ घंटी बज रही है, ए बटे साइन ए को देख के। मैंने आपको साइन रूल पढ़ाया है, किसी भी ट्राइंगल में साइड का जो रेशियो होता है वो किसी भी ट्राइंगल के साइड का रेशियो अपोजिट एंगल के साइन के रेशियो के बराबर होता है भाई। साइन रूल क्या था? साइन रूल था ए बटे साइन ए बराबर बी बटे साइन बी बराबर सी बटे साइन सी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, यही था साइन रूल। ए बटे साइन ए बराबर बी बटे साइन बी बराबर सी बटे साइन सी, यही था। ये तीनों इक्वल होता है, किसी ना किसी कांस्टेंट के बराबर होता है। आप बोलोगे जी सर। आज आपको ये पता चला कि कांस्टेंट कुछ और नहीं होता, कांस्टेंट सरकम रेडियस का दुगना होता है। साइन रूल पढ़ाया है कि सब चूरन खा लिया साइन रूल का? किसी भी ट्राइंगल में साइड का रेशियो अपोजिट एंगल के साइन के रेशियो के बराबर होता है। ए बटे साइन ए बराबर बी बटे साइन बी बराबर सी बटे साइन सी इज ए कांस्टेंट। दैट कांस्टेंट इज नथिंग बट द सरकम रेडियस का दुगुना। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं। अब यहां तक फिर से मेरे दोस्तों मैंने आपको क्या समझा? मैंने आपको प्रूफ करके बताया कि किसी भी ट्राइंगल की आपको साइड पता है और उसके सामने का एंगल पता है तो सरकम रेडियस आ जाएगी आर बराबर ए बटे 2 साइन है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। एनी प्रॉब्लम? ठीक है जी। चलिए देखिए मेरे दोस्तों, प्यार से समझने की कोशिश करेगा। भाई ये ट्राइंगल की साइड सी है, ये बी है, इनके बीच का एंगल ए है। तो अगर आप इस ट्राइंगल एबीसी के एरिया की बात करो, आप मुझे बताओ कि ट्राइंगल एबीसी का एरिया कितना आएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या होगा? जवाब दीजिए डेल्टा। ट्राइंगल के एरिया को डेल्टा से डिनोट करते हैं। ये इस ट्राइंगल की साइड बी है, ये साइड सी है, बीच का एंगल ए है, तो एरिया आ जाएगा मेरे दोस्तों 1/2 BC साइन ए। साइड का प्रोडक्ट बीच के एंगल का साइन। आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर मैं यहां से साइन ए का मान निकालूं तो साइन ए का मान आ जाएगा 2 डेल्टा बटे BC। साइन ए की वैल्यू आ जाएगी 2 डेल्टा बटे BC, आ जाएगी साइन ए की वैल्यू। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल 2 डेल्टा बटे BC। वो आप यहां पर रख दीजिए मेरे दोस्तों, ए अपॉन 2। साइन ए की वैल्यू क्या है? साइन ए की वैल्यू है 2 डेल्टा बटे BC मेरे दोस्तों, यहां रख देंगे। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल रख सकते हैं साइन ए का मान। तो क्या होगा मेरे प्यारे भाई? यहां से क्या होगा? तो आपका जवाब होगा सर कैपिटल आर बराबर, ये BC ऊपर पहुंच जाएगा ABC बटे, है भाई ये 2 दूनी 4 डेल्टा, ABC बटे 4 डेल्टा। दिस इज द गोल्डन फॉर्मूला। अगर आपको किसी भी ट्राइंगल की 3 साइड दे रखे, 3 साइड, तो जाहिर सी बात है हीरोन्स फॉर्मूला से उसका एरिया भी निकल जाएगा। अगर किसी ट्राइंगल की तीनों साइड दे रखी हैं
तो जाहिर सी बात है हीरोन्स फॉर्मूला से उसका एरिया भी निकल जाएगा और उसकी सरकम रेडियस निकल जाएगी आसानी से एबीसी बटे 4 डेल्टा, एबीसी बटे 4 डेल्टा, एबीसी बटे 4 डेल्टा। ठीक है भाई, कैपिटल आर बराबर एबीसी बटे 4 डेल्टा, एबीसी बटे 4 डेल्टा। तीनों साइड अगर दे रखी है मेरे दोस्तों तो एरिया निकल जाएगा हीरोन्स फॉर्मूला से, वहां से आप सरकम रेडियस निकाल सकते हैं। और किसी ट्राइंगल की साइड उसके सामने का एंगल दे रखा है तो मेरे प्यारे भाई आप a/2 sin a का यूज करके ट्राइंगल की सरकम रेडियस निकाल सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको यह बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। मैंने आपको जितनी भी कहानी समझाई है भाई ये सारी की सारी कहानी एकदम आपको टकाटक क्लियर है। हाँ जी बोलो, क्लियर है ना? वेरी गुड, क्लियर है। जब हाइट दी हो नहीं निखिल, अगर दो साइड ही दी हो, पारस पारस का डाउट है दो साइड दी हो तो कैसे निकालेंगे? तो कान पे झापड़ मारेंगे, नहीं निकलेगा। ठीक है जी, कुछ चीज निकालने के लिए मिनिमम कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए ही चाहिए। आगे चलेंगे अगला कंसेप्ट। नाउ यहां तक की बात तो सभी को क्लियर है मेरे प्यारे भाई। अब आगे का जुगाड़ देखते हैं। ये तो मैंने बता दिया किसी भी ट्राइंगल के लिए, कैसा भी ट्राइंगल हो, हर ट्राइंगल की सरकम रेडियस कैपिटल आर बराबर एबीसी बटे 4 डेल्टा होती है। लेकिन मैंने आपको बोला था कि दो स्पेशल ट्राइंगल होते हैं मेरे दोस्तों, इक्विलेटरल ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल। इन पे हमारा विशेष ध्यान होता है, ठीक है ना? इक्विलेटरल ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि इनसे हमको ज्यादा प्यार है, एग्जामिनर को भी इनसे ज्यादा प्यार है, तो अब इन पे अलग अलग फोकस करेंगे मेरे दोस्तों। ठीक है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। बोलो सरकम रेडियस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे। हालांकि मैं पहली समझा चुका हूं, ठीक है ना? याद है किसी को कि सबने खिचड़ी सी बना खाली इसकी सरकम रेडियस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल पहले ही मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं मेरे दोस्तों। करी ना मैंने? याद है किसी को? बताओ। आइसोसेलेस की कोई इज्जत नहीं है बेटा, आइसोसेलेस के लिए फॉर्मूला ही लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, मैंने आपके सामने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया कुछ इस प्रकार से। मैंने दोस्तों आपके सामने इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया। आप बोलोगे जी सर भैया ये ट्राइंगल है मेरे स्टूडेंट्स ए बी सी। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल की खास बात क्या होती है? इक्विलेटरल ट्राइंगल की खास बात ये होती है कि इसकी तीनों साइड बराबर होती हैं और इसके तीनों एंगल मेरे दोस्तों क्या होते हैं? 60-60 डिग्री के होते हैं। भाई ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात अच्छे से समझ में आ गई है, कोई भी इसमें परेशानी नहीं है। सब बताएंगे विकास, बिल्कुल चिंता मत करो। अभी समझा है कि कैसा भी ट्राइंगल हो, हर एक ट्राइंगल की सरकम रेडियस कैपिटल आर बराबर a/2 sin a होता है। आप बोलोगे जी सर यहां भी ये फॉर्मूला काम करना चाहिए, a/2 sin a क्या होता है? ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड a है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड है a, इसके सामने का एंगल है 60, क्या एंगल है 60, साइन 60। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। और साइन 60 डिग्री क्या होता है स्टूडेंट? साइन 60 डिग्री होता है मेरे प्यारे भाई √3/2, √3/2। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। दो से दो कैंसल आउट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, तो यानी कि सरकम रेडियस आ गई a/√3, a/√3। तो अगर किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड a है तो उसकी जो सरकम रेडियस होती है मेरे प्यारे भाई वो a/√3 होती है। बोलो बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल समझ में आई। ये मैंने आपको बताया था कि किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड a है तो इन रेडियस जो होती है वो a/2√3 होती है। इन रेडियस जो होती है मेरे दोस्तों वो a/2√3 होती है। ठीक है भाई, क्लियर है?
और इक्विलेटरल ट्राइंगल की सरकम रेडियस से इन रेडियस का जो रेशियो होता है ए बाई रूट थ्री, ए बाई टू रूट थ्री, जब डिवाइड करेंगे मेरे दोस्तों तो 2/1 आएगा। ये रेशियो 2/1 होता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की सरकम रेडियस से इन रेडियस का रेशियो जो है वो 2/1 होता है। ठीक है, गोल्डन कंसेप्ट है, ध्यान रखिएगा भाई। अगर मेरे प्यारे भाई आप यहां वर्टेक्स ए से परपेंडिकुलर डालोगे मेरे दोस्तों एडी, तो आपको यहां पे दो राइट एंगल मिलने हैं, दोनों एक दूसरे के कॉन्गुरेंट हैं। कॉन्गुरेंट समझ पा रहे हैं? साइड ए है, ये 90 डिग्री है मेरे दोस्तों। एडी जो है मेरे दोस्तों इसकी हाइट है √3/2 है, दोनों कॉन्गुरेंट हैं। तो ये लाइन आपकी एल्टीट्यूड भी है, ये आपकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। यही लाइन आपकी एल्टीट्यूड भी है, यही आपकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, एंगल बाइसेक्टर भी है। तो मेरे दोस्तों इसका इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड सब एक ही जगह होंगे मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ये मेरे दोस्तों सरकम सेंटर, सरकम सेंटर से वर्टेक्स तक की जो डिस्टेंस है ये है सरकम रेडियस। फिर से रिवीजन करवा रहा हूं मैं आपका, ये है सरकम सेंटर। सरकम सेंटर सॉरी इन सेंटर भी है ये, इन सेंटर से साइड तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है मेरे दोस्तों इन रेडियस, इन रेडियस। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की एक माध्यिका भी है। ये पॉइंट सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड जो है मीडियन को 2:1 में बांटता है, 2:1 में बांटता है, 2:1 में। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की पूरी हाइट है h, ये रेशियो 2:1 होगा, तो ये हाइट का 1/3 होगी, ये हाइट का 2/3 होगी। सभी को याद आ गया? क्लियर? हाँ, एरिया का रेशियो 4:1 हो जाएगा सरकम सर्कल और इन सर्कल का। ठीक है भाई, मुझे लगता है कि बात आपको समझ में आ चुकी है। मैंने एक बार आपका फिर से रिवीजन करवा दिया। अब आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, नेक्स्ट बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सरकम रेडियस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। सरकम रेडियस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। सेंट्रॉइड वो होता है वर्षा जहां त्रिभुज की तीनों मीडियन एक दूसरे को काटती हैं। सरकम रेडियस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, प्यार से समझने की कोशिश करेगा, ऐसा कंसेप्ट बताऊंगा आपने जीवन में नहीं पढ़ा होगा। मैंने आपके सामने मेरे दोस्तों एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, राइट एंगल ट्राइंगल। आप बोलोगे जी सर आपने बहुत ही गोरा बनाया है। बोलो सब लोग, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल ABC, जो कि C पे राइट एंगल है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई भी इसमें परेशानी नहीं। बस इसको मैं नाम दे देता हूं कि जैसे आपका ये परपेंडिकुलर है, भाई ये बेस है, और 90 डिग्री के सामने मेरे दोस्त हाइपोटीनस है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, हमको ये बात अच्छी तरीके से पता है। कि यहां तक कोई समस्या है? नहीं। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। तो मेरे प्यारे भाई, किसी भी ट्राइंगल की मेरे दोस्तों जो सरकम रेडियस निकालने की कोशिश करेंगे, सरकम रेडियस, तो वो होता है A/2 साइन है। अब देखिए मेरे दोस्तों, ये राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटीनस है H, ये राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटीनस है H। ठीक है भाई, इसके सामने का एंगल है 90 डिग्री, तो सरकम रेडियस आ जाएगी H/2 साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री कितना होता है? 1 होता है। यानी कि कैपिटल R कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? H/2। यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल की जो सरकम रेडियस होती है वो उसके हाइपोटीनियस का आधा होती है। पॉइंट नंबर पता नहीं, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट एंगल ट्राइंगल की सरकम रेडियस, समकोण त्रिभुज की परित्रज्या, समकोण त्रिभुज की परित्रज्या मेरे दोस्तों उसके हाइपोटीनस, उसके कर्ण का आधा होती है, आधा। क्लियर है?
राइट एंगल ट्राइंगल की जो सरकम रेडियस होती है वो उसके हाइपोटेन्यूस का आधा होती है भाई। ये भी मैंने आपको समझा रखा है बेटा। राइट एंगल ट्राइंगल की रेडियस क्या होती है? रेडियस P प्लस बी माइनस एच बटे 2। याद आया कि भूल गए ये? और सरकम रेडियस क्या होती है? हाइपोटेन्यूस का आधा। बात हाइपोटेन्यूस ये है ना, क्योंकि आपको इस एंगल के बारे में कंफर्म जानकारी है कि हाइपोटेन्यूस के सामने हमेशा 90 डिग्री होगा। तो कैपिटल आर बराबर एच बटे 2 साइन 90। सरकम रेडियस जो होती है हाइपोटेन्यूस का आधा होती है। अब ध्यान से समझिएगा, एक बात बताओ, किसी भी ट्राइंगल का सरकम सेंटर क्या होता है? किसी भी ट्राइंगल का सरकम सेंटर क्या होता है? जवाब दीजिए। सरकम सेंटर ट्राइंगल का एक ऐसा पॉइंट होता है जो ट्राइंगल की तीनों वर्टेक्स से बराबर डिस्टेंस पर रहे। सरकम सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है जो ट्राइंगल के तीनों शीर्षों से बराबर डिस्टेंस पर रहे। राइट एंगल ट्राइंगल के सरकम सेंटर की पोजीशन क्या होगी? राइट एंगल ट्राइंगल का सरकम सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर कोई इस बात को नहीं जानता, कोई बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहा है, उससे एक बात जाके पूछना राइट एंगल ट्राइंगल का सरकम सेंटर कहां होता है। अगर वो नहीं बता पाया तो ये समझो उसकी नौकरी नहीं लगी, वो आजीवन बेरोजगार है। आप उसको स्टाम्प पे लिख के दे आना। पूरे ज्योमेट्री की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन में से एक है ये, राइट एंगल ट्राइंगल का सरकम सेंटर। सरकम सेंटर हाइपोटेनियस का, कर्ण का मिड पॉइंट होता है। राइट एंगल ट्राइंगल का सरकम सेंटर, राइट एंगल ट्राइंगल का सरकम सेंटर उस राइट एंगल ट्राइंगल के हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होता है। मेरे दोस्तों आप बोलोगे जी सर हाइपोटेनस का मिड पॉइंट क्यों? कुछ बच्चे कहेंगे सर आर बराबर एच बटे 2 है तो मिड पॉइंट हो गया। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं। राइट एंगल ट्राइंगल का जो सरकम सेंटर हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होता है। मैंने आपसे एक बात बोली कि सेमी सर्कल में बना एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री में हमेशा 90 डिग्री होता है सेमी सर्कल में बना एंगल। दिख रहा है आपको? आप बोलोगे जी सर। इसका उल्टा भी ट्रू है। अगर कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल बनाओगे, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल बनाओगे, राइट एंगल ट्राइंगल, तो वो हमेशा, देखिए कोई भी ट्राइंगल एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब होता है। आप बोलोगे हां जी सर। चूंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये जो है मेरे दोस्तों राइट एंगल ट्राइंगल एक सेमी सर्कल के अंदर इंस्क्राइब हो जाएगा। सेमी सर्कल कि 90 डिग्री तभी बनेगा जब ए बी डायमीटर हो जाए और इस सेमी सर्कल के अंदर आए राइट एंगल। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, समझाऊंगा, केयरफुली लिसन करेंगे। आपके सामने ट्राइंगल है तो मैंने आपको बताया हर ट्राइंगल के लिए भगवान ने एक ऐसा सर्कल बनाया है जो ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से होकर गुजरता हो। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। तो मेरे दोस्तों इसके लिए भी होगा ये। ठीक है भाई। तो हर ट्राइंगल के लिए एक ऐसा सर्कल पॉसिबल है जो ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से होकर गुजरता हो। आप बोलोगे जी सर ये इस राइट एंगल ट्राइंगल का सरकम सर्कल है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। चूंकि ये एंगल 90 डिग्री है तो ये ट्राइंगल सेमी सर्कल के अंदर आना चाहिए कि नहीं? यानी कि ये जो हिस्सा है इस सर्कल का आधा होगा कि नहीं होगा? ये जो हिस्सा है इस सर्कल का आधा होगा, सेमी सर्कल होगा। ये रेड रेड, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल ये सेमी सर्कल होगा, सेमी सर्कल। और इस सेमी सर्कल का, इस सर्कल का मेरे दोस्तों ए बी क्या होगा? डायमीटर होगा। ए बी क्या होगा? डायमीटर होगा मेरे दोस्तों, डायमीटर। इस सर्कल का मेरे दोस्तों ए बी क्या होगा? ए बी जो है
डायमीटर होगा मेरे दोस्तों इस सर्कल का। आप बोलोगे जी सर। और अगर डायमीटर होगा तो डायमीटर का जो मिड पॉइंट है वही इस सर्कल का सेंटर होगा मेरे दोस्तों। डायमीटर का मिड पॉइंट जो है वही इस सर्कल का सेंटर यानी कि ट्राइंगल एबीसी का सरकम सेंटर होगा। आप बोलोगे जी सर बात समझ में आई। सरकम सेंटर। यानी कि मेरे दोस्तों सरकम सेंटर होगा और सरकम सेंटर की तीनों वर्टेक्स से डिस्टेंस बराबर होती है। क्या होती है? सरकम रेडियस। भाई ये क्या? ये सर्कल का सेंटर है। सेंटर से परिधि तक की दूरी क्या है? सरकम रेडियस। दूसरा कलर इस्तेमाल करते हैं। देखिए क्या है मेरे दोस्तों? सरकम सेंटर से वर्टेक्स तक की दूरी सरकम रेडियस। सरकम सेंटर से वर्टेक्स तक की दूरी सरकम रेडियस। सरकम सेंटर से वर्टेक्स तक की दूरी मेरे दोस्तों इस सर्कल की रेडियस ही तो है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। यानी कि ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर कैपिटल आर बराबर हाइपोटीनस का आधा। क्लियर है? नहीं रवि बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है आप बोलोगे जी सर। यानी कि मेरे प्यारे भाई जो लेंथ ये है सेम वही लेंथ ये है और सेम यही लेंथ ये है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। बिल्कुल वर्षा। तो मेरे प्यारे भाई मैंने आपको एक बात समझाई थी कि राइट एंगल ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर जो होता है, राइट एंगल ट्राइंगल का जो ऑर्थो सेंटर होता है वो 90 डिग्री वर्टेक्स पे होता है। राइट एंगल ट्राइंगल का जो ऑर्थो सेंटर होता है वो ये होता है 90 डिग्री का वर्टेक्स। आप बोलोगे जी सर। तो मेरे प्यारे भाई ये राइट एंगल ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर है, सरकम सेंटर है। तो पेपर में सवाल आता है कि राइट एंगल ट्राइंगल के ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर के बीच की डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर। डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर। ये सब राइट एंगल के लिए चल रहा है। राइट एंगल ट्राइंगल के ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर के बीच की डिस्टेंस क्या होती है? तो आप कहोगे सर जी वो सरकम रेडियस के बराबर होती है। और सरकम रेडियस क्या होती है राइट एंगल ट्राइंगल की? आप कहोगे सर जी हाइपोटेनस का आधा होती है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। क्लियर है? एक बात और समझनी है मेरे प्यारे भाई, बहुत प्यार से समझिएगा। मीडियन क्या होता है? माध्यिका क्या होता है? लंब केंद्र और परी केंद्र के बीच की दूरी। ये राइट एंगल ट्राइंगल का समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र है, ये परी केंद्र है। इनके बीच की जो दूरी है मेरे दोस्तों ये क्या होगी? सरकम रेडियस, परी त्रिज्या हो गई। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। एक बात और समझाइएगा मेरे दोस्तों मुझे, आप लोग मीडियन जानते हैं? मीडियन ये मेरे दोस्तों ट्राइंगल है। मीडियन क्या होता है? अपोजिट वर्टेक्स से साइड के मिड पॉइंट को मिला दो। अभी किसी भी भुजा के मध्य बिंदु से आप उसके अपोजिट वर्टेक्स को मिला दो मेरे दोस्तों, वो होती है ऑर्थो सेंटर। होता है लंब केंद्र आदित्य, बाद में बताऊंगा। प्लीज अभी चुपचाप सुनते रहो, ठीक है ना। ऑर्थो सेंटर वो पॉइंट होता है जहां ट्राइंगल के तीनों एल्टीट्यूड एक दूसरे को काटते हैं। समझने की कोशिश करेगा। अगर आप इस लाइन को ध्यान से देखोगे, लाइन को, ये हाइपोटेनस है मेरे दोस्तों, ये हाइपोटेनस ए बी है, हाइपोटेनस ए बी है, हाइपोटेनस ए बी है। दिख रहा है आपको? आप बोलोगे हां जी सर गोरा है, दिख रहा है। हाइपोटेनस ए बी का मिड पॉइंट है मेरे दोस्तों, मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट से अपोजिट वर्टेक्स को मिलाया गया है। तो क्या ये जो लाइन है, क्या ये जो लाइन है मेरे दोस्तों, ये हाइपोटेनस की माध्यिका नहीं है? यानी कि जो सरकम रेडियस है मेरे दोस्तों सीओ, ये हाइपोटेनस की मीडियन है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल, आज मुझे समझ में आया, ये हाइपोटेनस की माध्यिका है, हाइपोटेनस की माध्यिका है।
बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। बी बटे डब्ल्यू का मतलब बिटवीन, बीच। ये जो लाइन है सीओ, ये जो सरकम रेडियस है, राइट एंगल ट्राइंगल की जो सरकम रेडियस है, ये हाइपोटेनस की माध्यिका है, मीडियन है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। किसी को कोई समस्या? अच्छा, देखिएगा, आप मुझे बताइए राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड क्या होती है? तो आपका जवाब होगा सर हाइपोटेनस। राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे बड़ी भुजा उसका हाइपोटेनस होती है। राइट एंगल ट्राइंगल की तीन माध्यिका होंगी भाई, एक माध्यिका ये होगी, एक माध्यिका ये होगी, सबसे बड़ी भुजा ये है। तो जाहिर सी बात है सबसे बड़ी भुजा की माध्यिका सबसे छोटी होगी, ये सबसे छोटी होगी। तो राइट एंगल ट्राइंगल की तीन माध्यिकाएं होती हैं, उन तीनों माध्यिकाओं में सबसे बड़ी भुजा की सबसे बड़ी साइड की मीडियन ये है, तो ये लंबाई में सबसे छोटी होती है। राइट एंगल की तीनों मीडियन में सबसे छोटी होती है, शॉर्टेस्ट मीडियन होती है मेरे दोस्तों, सबसे छोटी माध्यिका। बाकी दोनों मीडियन होंगी लेग्स की, लेग्स छोटे मीडियन बड़ी हो जाएंगी, लेकिन मेरे प्यारे भाई हाइपोटेनस बड़ा होता है तो इसकी माध्यिका छोटी निकलेगी। देखेंगे चित्र में भी देख पा रहे हैं। आप बोलोगे जी सर, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों माध्यिकाओं में सबसे छोटी माध्यिका होती है ये वाली सीओ। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही मेरे प्यारे भाई। और ये किसके बराबर है? यही है मेरे दोस्तों हाइपोटेनियस का आधा। सभी को कंसेप्ट क्लियर है? अब पेपर में सवाल यही आता है, बताइए एक राइट एंगल ट्राइंगल का एक राइट एंगल ट्राइंगल की लेग्स जो है 5/12 हैं। बताओ राइट एंगल ट्राइंगल की हाइपोटेनस की मीडियन क्या है? ये सवाल आपके सामने आ गया। एक राइट एंगल ट्राइंगल की लेग्स, लेग्स का मतलब 90 डिग्री बनाने वाली साइड 5/12 है। बताइए राइट एंगल ट्राइंगल के हाइपोटेनस की मीडियन क्या है? तो 5/12 तो हाइपोटेनस 13, तो हाइपोटेनस की माध्यिका 6.5। एक बात और मेरे दोस्तों की जो सरकम रेडियस है हाइपोटेनस का आधा है, या फिर मेरे दोस्तों आप ये भी कह सकते हैं जो हाइपोटेनस होता है मेरे प्यारे भाई वो सरकम रेडियस का दुगना होता है। एक बात और समझिएगा मेरे दोस्तों, अभी बाकी है जंग, अभी बाकी है, ठीक है ना? चलिए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान समझिएगा। प्यारे बच्चों सेंट्रॉइड क्या होता है? सेंट्रॉइड मैंने आपको समझाया है। स्टूडेंट ये बताइए सेंट्रॉइड क्या होता है? सेंट्रॉइड, व्हाट इज सेंट्रॉइड? आप कहोगे सर सेंट्रॉइड जो होता है मेरे प्यारे भाई, सर जहां ट्राइंगल की तीनों मीडियन एक दूसरे को काटती हैं उस पॉइंट को हम सेंट्रॉइड कहते हैं। ये इस ट्राइंगल की एक मीडियन है, ये इस ट्राइंगल की राइट एंगल ट्राइंगल की एक मीडियन है, माध्यिका, हाइपोटेनस की माध्यिका। अगर ये माध्यिका है तो सेंट्रॉइड कहीं ना कहीं इसी लाइन पर होना चाहिए, सेंट्रॉइड कहीं ना कहीं मेरे दोस्तों इसी लाइन पर होना चाहिए। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, इसी लाइन पर होगा सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड जो है मेरे दोस्तों इसी लाइन पर होगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। और आप ये भी बात जानते हो कि सेंट्रॉइड जो है हमेशा मीडियन को 2:1 पे काटता है। अगर ये सेंट्रॉइड है, ये मीडियन है, हाइपोटेनस की मीडियन है, तो ये जो रेशियो होगा 2:1 होगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल 2:1 होगा। ये बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल समझ में आती है। नहीं शिवानी। तो मेरे प्यारे भाई अगर मैं आपसे पूछूं ये राइट एंगल ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर है, ये राइट एंगल ट्राइंगल का सेंट्रॉइड है, तो राइट एंगल ट्राइंगल के ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड के बीच की डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रॉइड
राइट एंगल ट्राइंगल के ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? राइट एंगल ट्राइंगल के ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड और सरकम सेंटर तीनों एक ही लाइन में आ गए हैं, तीनों एक ही लाइन में। और यहां रेशियो कितना है? 2:1। ऑर्थो सेंटर राइट एंगल ट्राइंगल का, सरकम सेंटर और सेंट्रोइड तीनों एक ही लाइन में हो गए हैं। रेशियो कितना है? 2:1। तो ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड के बीच की दूरी क्या होगी? जवाब दीजिए। तो आप कहोगे सर जी, जवाब हमारा यह है कि राइट एंगल ट्राइंगल की सरकम रेडियस है, सरकम रेडियस है 2:1 है, तो सरकम रेडियस का 2/3 होगा। क्या होगा? सरकम रेडियस का 2/3, 2r/3, यही हो जाएगा ना, सरकम रेडियस का 2/3। समकोण त्रिभुज के लंब केंद्र और केंद्रक के बीच की दूरी, लंब केंद्र और केंद्रक के बीच की जो दूरी है ये 2:1 है। ये सरकम रेडियस परित्रज्या है, परित्रज्या को 2:1 में बांटोगे तो 2/3 आएगा, ये 1/3 आएगा। तो क्या होगा? कैपिटल आर का 2/3। ये लेंथ कितनी होगी मेरे दोस्तों? कितनी होगी? 2/3। सरकम रेडियस का 2/3। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात अच्छे से समझ में आ गई। और एक्चुअल में सरकम रेडियस क्या होता है? अभी सरकम रेडियस होता है जी हाइपोटेनस का आधा। तो सरकम रेडियस की जगह आप हाइपोटेनस का आधा करोगे तो 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा। तो कितना बचा मेरे दोस्तों? h/3, h/3। यानी कि इस बात का ध्यान रखिएगा कि राइट एंगल ट्राइंगल में, समकोण त्रिभुज में, उसके ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड के बीच की जो डिस्टेंस है वो हाइपोटेनस का 1/3 होती है, या फिर सरकम रेडियस का 2/3 होती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बिंदु है मेरे दोस्तों ये। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात अच्छी तरीके से क्लियर है। अब मैं आपसे सवाल पूछने लगूं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल की, एक ट्राइंगल की साइड 9, 40, 41 है, एक त्रिभुज की साइड है 9, 40, 41। आप बोलोगे हां जी सर, बताइए उस ट्राइंगल के ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड के बीच की दूरी क्या है, या फिर उसके लंब केंद्र और केंद्रक के बीच की दूरी क्या है। अब एक ट्राइंगल की साइड अगर 9, 40, 41 है तो वो राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका हाइपोटेनस क्या है? 41। सवाल है कि उसके ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड के बीच की दूरी क्या है। तो ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड के बीच की दूरी आ जाएगी 41/3। 41/3 का मतलब मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा? अभी 13.66 सेंटीमीटर, 13.66 सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? इसी प्रकार से मेरे दोस्तों ये इस राइट एंगल ट्राइंगल का जो है, कल जब आओ तो सब दिमाग में टिप्स पे होना चाहिए। राइट एंगल ट्राइंगल का सेंट्रोइड है और ये सरकम सेंटर। तो सेंट्रोइड और सरकम सेंटर के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? कहां लिखूं अब? यही लिख देता हूं, ठीक है ना। राइट एंगल ट्राइंगल की डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रोइड एंड सरकम सेंटर क्या होगी दोस्तों? ये सरकम रेडियस है, ये 2/3 है, ये 1/3 है। तो मेरे दोस्तों r/3। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल r/3। और मेरे दोस्तों सरकम रेडियस क्या है? प्यारे बच्चे सभी लोग जवाब देंगे, उड़ उड़ के जवाब देंगे। अभी सरकम रेडियस क्या है? हाइपोटेनस का आधा, तो इसका आधा करेंगे तो h/6 हो जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? h/6। ठीक है जी। आप बोलोगे जी सर सभी को ये बात क्लियर है, सभी को कंसेप्ट समझ में आ गया? बताइए जी, किसी भी स्टूडेंट को जो मैंने बातें बताई इसमें एक भी रुपए का डाउट आया हो तो पूछ लो मुझसे। ठीक है जी। चलिए आज की कहानी को यहीं विश्राम देते हैं, बाकी कल करेंगे। बाय।